अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी के लेक्चर नंबर 49 है और आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 39, रूल 2 का सब रूल 3 और 4, जो किस हवाले से है डिसओबीडियंस ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर। अगर कोई इंजंक्टिव ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, किसी डिफेंडेंट को किसी काम से रोका है, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की है, तो अगर वो उसकी वायलेशन करता है तो फिर क्या होगा। तो अगर वो उसकी वायलेशन करता है तो डेट इज़ डिसओबीडियंस और इसको कंटेम ऑफ कोर्ट भी कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंटेम ऑफ कोर्ट वाली प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, बल्कि क्या होगा कि जो प्लेंटिफ है वो उसी कोर्ट के अंदर जिसने इंजंक्शन इशू की है वहीं पर एक एप्लीकेशन देगा रूल 2 सब रूल 3 की। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इसे डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 4 भी इसी से रेलिवेंट है। ये किस हवाले से है? डिसओबीडियंस ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर और ब्रीच ऑफ एनी सच टर्म्स ऑफ इंजंक्टिव ऑर्डर। दो चीज़ें हैं, अगर टेम्पररी इंजंक्शन का जो ऑर्डर है उसकी वायलेशन हुई है, उसकी डिसओबीडियंस हुई है, या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन कोर्ट ने सेट की हैं टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर करते वक्त उसमें से किसी टर्म्स की वायलेशन हुई है, उसमें से किसी टर्म की डिसओबीडियंस हुई है, तो उसकी बात हो रही है। तो फिर क्या होगा, एप्लीकेशन दी जाएगी अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 की। कहाँ पर दी जाएगी? उसी कोर्ट में दी जाएगी जिस कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट की है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है तो इसे कंटेम ऑफ कोर्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर कंटेम ऑफ कोर्ट वाली प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। आगे कुछ केस लॉज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कंटेम ऑफ कोर्ट वाली प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, बल्कि कौन सी प्रोसीडिंग्स चलेंगी? रूल 2 सब रूल 3 की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। डिस्कस करते हैं इसे, क्या क्या पनिशमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। डिसओबीडियंस या फिर ब्रीच ऑफ टर्म्स हैं अगर इंजंक्टिव ऑर्डर की, तो उसकी बात हो रही है। 3 पनिशमेंट्स बताई हुई हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जिस शख्स ने इंजंक्शन की वायलेशन की उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किया जा सकता है। थर्ड क्या है? डिटेंशन ऑफ सच पर्सन, उस शख्स को सिविल प्रिजन में भी रखा जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर जहन में रखें, सज़ा के तौर पे नहीं, सिर्फ एज अ प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि सिर्फ रोकने के लिए, उसको सज़ा के तौर पे जेल में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, अटैचमेंट किस तरह होगी? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ डिसओबीडियंस या फिर ब्रीच ऑफ टर्म्स, जिस शख्स ने भी वायलेशन की है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। अब ये अटैचमेंट कितने अरसे तक हो सकती है? मैक्सिमम 1 साल तक हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। और अगर 1 साल बाद भी इंजंक्टिव ऑर्डर की वायलेशन जारी रहती है, डिसओबीडियंस जारी रहती है, तो कोर्ट क्या करेगा कि जो प्रॉपर्टी उसने अटैच की है उसको सोल्ड कर देगा। और फिर जो चीज़ सोल्ड आउट होगी उसमें से क्या होगा, कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड करेगा। किससे कंपनसेशन अवार्ड करेगा? उस शख्स को कंपनसेशन अवार्ड करेगा कि जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, और जो बचा कुचा होगा वो उस पार्टी को दे देगा जो कि हकदार है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अटैचमेंट का ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। 1 साल तक के लिए अटैचमेंट हो सकती है, और अगर 1 साल के बाद भी इंजंक्शन का और अगर 1 साल बाद भी वायलेशन जारी रहेगी तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर देगा। सेकंड क्या है? डिटेंशन। अच्छा, अटैचमेंट और डिटेंशन सेम टाइम पर हो सकती है, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ें, आगे मैं पढ़ाऊंगी भी, तो एंड का लफ्ज़ लिखा है वहाँ पे और नहीं लिखा। दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं या कोई एक भी की जा सकती है। डिटेन सच पर्सन इन द प्रिजन, उसे जेल में भी रखा जा सकता है। कितने टाइम के लिए होगा? मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, इससे ऊपर नहीं रखा जा सकता। और ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, कन्विक्शन नहीं है, यानी कि ये सज़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रिवेंटिव मेजर है। आगे भी इसके हवाले से एक केस डिस्कस होगा। ठीक है, ठीक है। तो जब भी इंजंक्टिव ऑर्डर की वायलेशन होगी तो ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 की एप्लीकेशन कोर्ट के पास आएगी। एक बार इसको बुक से रीड करते हैं। तो सब रूल 3 क्या कहता है? इन केस ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ एनी सच टर्म्स, अगर डिसओबीडियंस टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर की है, या टेम्पररी इंजंक्शन का जो ऑर्डर है उसके किसी भी टर्म्स की वायलेशन हुई है, किसी भी टर्म्स की डिसओबीडियंस की है, उसकी बात हो रही है। द कोर्ट ग्रांटिंग एन इंजंक्शन मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसओबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच्ड। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जिस शख्स ने भी वायलेशन की है, कंटेम किया है, जो कंटेमनर है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। एंड मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन इन प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स अनलेस इन द मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट हिज रिलीज। और कोर्ट साथ साथ क्या ऑर्डर इशू कर सकता है कि जो शख्स वायलेशन कर रहा है उसे सिविल प्रिजन में रखा जाए। और ये मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकती है? 6 मंथ के लिए हो सकती है। और जब कोर्ट चाहे, इस दौरान जब कोर्ट को लगता है कि वो सुधर चुका है या मजीद डिसओबीडियंस नहीं होगी, तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगी, रिहा कर देगा। फिर सब रूल 4 के हवाले से, नो अटैचमेंट अंडर दिस रूल शेल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। एट द एंड ऑफ विच टाइम, और अगर 1 साल जब पूरा हो गया, इफ द डिसओबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यूज, अगर फिर भी जारी रहता है डिसओबीडियंस, द प्रॉपर्टी अटैच में बी सोल्ड, जो प्रॉपर्टी अटैच उसे सोल्ड आउट कर दिया जाएगा। एंड ऑर्डर द प्रोसीड्स द कोर्ट में अवार्ड सच कंपनसेशन एज इट थिंक्स फिट, और कोर्ट अपने हिसाब से कंपनसेशन अवार्ड करेगा। एंड शिल पे द बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बैलेंस बचता है, कुछ पैसे बाकी बचते हैं, किसको पे करेगा? टू द पार्टी इंटाइटल्ड देयर टू, जो पार्टी हकदार है उसे
जो पार्टी हकदार है उस प्रॉपर्टी के हवाले से उसे वो अमाउंट पे कर देगा। अच्छा, ये तो हो गया ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 जो कि मेन टॉपिक है हमारा आज का। जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन की वायलेशन होगी तो इसकी एप्लीकेशन आएगी ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 के अंडर। अच्छा, यही तमाम बातें सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स वाला सेक्शन आप पढ़ो, सेक्शन 94 किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी यही बातें लिखी हैं, एक बार उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 94 का सब क्लॉज सी क्या कहता है, किस हवाले से है सेक्शन 94? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब क्या कर सकता है, ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन। सेक्शन 94 के अंडर बी, ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू द सिविल प्रिजन एंड ऑर्डर डेट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच एंड सोल्ड। ठीक है, तो यही बातें सेक्शन 94 के अंडर भी दी हुई है। टेम्पररी इंजंक्शन सेक्शन 94 के अंडर भी ग्रांट की जा सकती है, और जो ऑर्डर 39 है वो उसको इन डिटेल डिस्कस करता है इस टॉपिक को। ठीक है, अच्छा अब हम ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 के हवाले से कुछ केस लॉज देखते हैं, पुराने से नए तक की तरफ जाएंगे। 1987 MLD 2090 कराची, किस हवाले से ये, डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन ग्रांटेड बाय कोर्ट ग्रांटिंग इंजंक्शन हैज पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट कंटेमिनर अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 CPC। कोर्ट एक्शन ले सकता है जो शख्स भी डिसोबीडियंस करेगा इसी रूल के तहत, एंड पिटिशन टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्ट 1976 डजंट लाई। ये कौन से एक्ट की बात हो रही है, कंटेम ऑफ कोर्ट एक्ट की बात हो रही है, कि वहां पर नहीं जाएगा, वहां पर पिटिशन कोर्ट के अंदर फाइल नहीं की जाएगी, कंटेम ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम ऑफ कोर्ट ही है। कोर्ट की जब किसी भी ऑर्डर की वायलेशन होगी तो डेट इज कंटेम ऑफ कोर्ट। लेकिन कंटेम ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रेमेडी इसी रूल के अंदर, इसी लॉ के अंदर, CPC के अंदर, इसी ऑर्डर 39 के अंडर मेंशन की हुई है, तो इसी रेमेडी को अवेल किया जाएगा। ठीक है, एक और केसला है 1991 MLD 1832, ये क्या कहता है, ये भी इसी हवाले से है, डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अंडर प्रोविजंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1976 वर नॉट डिजायरेबल, इसकी जरूरत नहीं है। कोर्ट इशूइंग इंजंक्शन ऑर्डर वाज एम्पावर्ड टू पनिश ब्रीच देयरऑफ, जो कोर्ट इंजंक्शन का ऑर्डर इशू कर सकता है वो उसकी वायलेशन को रोक भी सकता है, उसको पनिश भी कर सकता है। Attempt to resort to remedy provided under contempt of court 1976 before High Court by circumventing law would amount to showing distrust upon subordinate courts। यानी कि जो ऑलरेडी रेमेडी अवेलेबल है अगर उसको छोड़ के सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाते हैं, तो ये एक तरह से डिसट्रस्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कि आप सब जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर आप भरोसा, उनके ऊपर आप एतमाद नहीं करते, क्योंकि जिस कोर्ट ने इंजंक्शन का ऑर्डर दिया है आप उसी कोर्ट में जाओगे और उसी में एप्लीकेशन दायर करोगे वायलेशन के हवाले से। एप्लीकेंट हैविंग ऑलरेडी टेकन रिकोर्स टू प्रॉपर रेमेडी बाय फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर रूल 2 सब रूल 3 of order 39 before civil court having jurisdiction, his attempt to seek relief under contempt of court was undesirable। यहाँ इस केस लॉ के अंदर क्या है, जो पिटिशनर है उसने ऑलरेडी रूल 2 सब रूल 3 की एप्लीकेशन भी फाइल की है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ भी चले गए, तो इस केस लॉ के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोअर कोर्ट है जहाँ जिसने पहले इंजंक्शन का ऑर्डर इशू किया है वहीं पर आप जाएँ और वहीं पर रूल 2 सब रूल 3 के जो रेमेडी है उसको अवेल करें। इसी तरह एक और केस लॉ है, इसमें भी सेम वही बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। Application under Section 3 and 4 of Contempt of Court Act 1976 were filed, but the action sought through the same was one provided in Order 39 Rule 2 Sub Rule 3। वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है। Such action could only be taken in case of disobedience in respect of injunction granted under Order 39 Rule 2 CPC। अच्छा, एक और बात क्या लिखी है कि ये जो रेमेडी है अगर रूल 2 की जो इंजंक्शन ग्रांट की गई उसकी वायलेशन होगी तो सिर्फ उसके हवाले से है। हाई कोर्ट डिक्लाइन टू टेक सच एक्शन एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 39 सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है वहाँ पर हाई कोर्ट ने इस केस लॉ के अंदर भी, इस केस के अंदर भी इंटरफेयर करने से डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पर बता दूँ, लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट 2007 की है कि जिसमें उन्होंने रूल 2 के साथ सी करके ऐड किया है और उन्होंने वहाँ पर ये मेंशन किया है कि इंजंक्शन चाहे रूल 1 की होगी या रूल 2 की होगी, अगर उसकी वायलेशन होगी तो ये पनिशमेंट जो अभी आप रूल 2 सब रूल 3 के अंदर पढ़ रहे हो, यही पनिशमेंट सारी कहाँ पर मेंशन की हुई है, रूल 2 सी के अंदर मेंशन की हुई है। तो बाकी हाई कोर्ट्स ने भी अमेंडमेंट नहीं की। हाई कोर्ट ने क्यों अमेंडमेंट की है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्डर्स हैं सेक्शन के अंदर तो जो चेंजेस आएंगे, जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो बिल के ज़रिए आएंगी और वो असेंबलीज करती हैं, जबकि
ऑर्डर्स के अंदर जो चेंजेस लेकर आने वो हाई कोर्ट्स, हर हाई कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो अपने लिहाज से अपने सूबे के अंदर चेंजेस कर सकता है। तो लाहौर हाई कोर्ट की 2007 की अमेंडमेंट है और वो ये कहता है कि रूल 1 की वायलेशन हो या रूल 2 की वायलेशन हो, दोनों के अंदर यही पनिशमेंट होगी, जबकि आम तौर पर बाकी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये अमेंडमेंट नहीं है और ये पनिशमेंट जो है सिर्फ रूल 2 के हवाले से है। अच्छा, एक और केस लॉ है 2009 YLR 780। ये क्या कहता है? ऑर्डिनरली इफ टेम्पररी इंजंक्शन इशूड बाय कोर्ट इज वायलेटेड, कि जब भी टेम्पररी इंजंक्शन का जो ऑर्डर है उसकी वायलेशन होगी, एक्शन इज कंटेम्पलेटेड, ये वही फिर बात है, इसी के अंडर आएंगे। बिफोर पनिशिंग अ पर्सन फॉर डिसओबीडियंस ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन या ब्रीच, द कोर्ट हैज़ टू फाइंड द डेट इन फैक्ट सच डिसओबीडियंस या ब्रीच हैज़ टेकन प्लेस एंड फॉर डेट पर्पज इंक्वायरी इज नीडेड। अब इस केस लॉ के अंदर ये कहा हुआ है कि अगर डिसओबीडियंस की एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट को चाहिए कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करे कि वाकई डिसओबीडियंस हुई भी है या किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन की या फिर किसी भी टर्म्स या कंडीशन का ब्रीच हुआ है, तो इसके लिए कोर्ट को इंक्वायरी करनी चाहिए। अच्छा, अब ये काफ़ी बड़ा केस लॉ है तो यहाँ पर आपको थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। 2018 CLC 615। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो आपको मैं पहले ही बता दूँ कि अगर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करता है या कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करता, दोनों केसेस में आप अपील फाइल कर सकते हो, रिवीजन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि रिवीजन उन केसेस में फाइल होता है कि जहाँ पर अपील फाइल नहीं की जा सकती। ठीक है। अच्छा, ये केस लॉ जरा सुन लें। डिफेंडेंट इंस्टेड ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन रेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑन द सूट लैंड। अब इस केस लॉ के अंदर क्या है कि कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट की डिफेंडेंट को मना किया कि वो कंस्ट्रक्शन ना करे, लेकिन फिर भी उसने जारी रखी, यानी कि क्या किया? डिसओबीडियंस की। प्लेंटिफ फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 एंड ट्रायल कोर्ट अटैच द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ट्रायल कोर्ट ने क्या कर लिया? जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसे ही अटैच कर दिया, बट रिविजनल कोर्ट सेट असाइड। डिफेंडेंट अदर साइड ने क्या किया होगा? रिवीजन फाइल किया। रिविजनल कोर्ट ने क्या किया? उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। यहाँ पर रिविजनल कोर्ट एम्पावर्ड ही नहीं था, रिवीजन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी अपील मौजूद है, अपील फाइल की जा सकती है। अब वैलिडिटी क्या है यहाँ पर? कोर्ट वाइल ग्रांटिंग एन इंजंक्शन माइट ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसओबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच एंड माइट ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन इन द प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। वही बात है कि कोर्ट जो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करता है, अगर डिसओबीडियंस होगी तो कोर्ट एम्पावर्ड है कि प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकता है और उसे इन प्रिजन भी कर सकता है 6 मंथ्स के लिए। टेम्पररी इंजंक्शन वाज ग्रांटेड। अब इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ? टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट ने ग्रांट की प्लेंटिफ के फेवर में, लेकिन डिफेंडेंट्स ने कंस्ट्रक्शन जारी रखी। ऑर्डर पास्ड वाइल एंटरटेनिंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 वाज एन अपीलेबल ऑर्डर, कि जो कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट की उसकी डिसओबीडियंस हुई तो कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच की, तो अगर जिसको एतराज़ है तो वो अपील फाइल करेगा, क्योंकि ये अपीलेबल ऑर्डर है। डिफेंडेंट्स ने क्या किया? लेकिन जो डिफेंडेंट्स उन्होंने क्या किया? रिवीजन फाइल की। फाइल रिवीजन पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द ट्रायल कोर्ट विच वाज नॉट कंपिटेंट, जो कि कंपिटेंट नहीं था। नो रिवीजन वुड लाई व्हेन एन अपील लाई। तो जहाँ पर अपील हो सकती है वहाँ पर रिवीजन नहीं हो सकती। रिवीजन को ओनली भी कन्वर्टेड इन अपील वेयर देयर वाज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन मूव फॉर द पर्पस। तो रिवीजन को एप्लीकेशन में सिर्फ आप तब कन्वर्ट कर सकते हो कि जब स्पेसिफिकली उसकी एप्लीकेशन आएगी। तो यहाँ पर इस केस के अंदर स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशन नहीं आई थी। खैर, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही काफ़ी है कि अगर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 के अंडर किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी तो अगर किसी को एतराज़ है तो वो उसके खिलाफ अपील में जाएगा, रिवीजन में नहीं जाएगा। ठीक है। एक और केसला है 2013 MLD 629। अब ये किस हवाले से, यहाँ पर भी इसके हवाले से आपको मैं पहले एडवांस में बता दूं। यहाँ पर क्या हुआ? डिसओबीडियंस हुई, लेकिन जो पर्सन था जो एग्रीव था उसने क्या किया? उसने FIR दर्ज करवाने की कोशिश की और FIR दर्ज नहीं हुई तो उसने जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके अंडर सेक्शन 22A(B) ऑफ CRPC कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो पुलिस को डायरेक्ट करे कि FIR दर्ज करवाए। तो ये उस हवाले से, तो जब ऑलरेडी एक रेमेडी अवेलेबल है और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कमिट नहीं हुआ तो फिर FIR दर्ज नहीं होगी सिविल मैटर्स के अंदर। अच्छा, ये क्या कहता है? डिस्प्यूट ओवर पोजीशन ऑफ लैंड, डिसओबीडियंस ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर, कंप्लेनेंट फाइल एप्लीकेशन बिफोर जस्टिस ऑफ पीस फॉर ग्रांटिंग ऑफ FIR without availing remedy of private complaint or an application under order 39 rule 2 sub rule 3 CPC, कि एक तो वो प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च कर सकता था अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC, या फिर वो क्या करे? एप्लीकेशन फाइल करे अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ? कंप्लेनेंट हैड फाइल्ड अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसने सिविल कोर्ट में क्या किया था? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया था और इंटरिम इंजंक्शन वाज ग्रांटेड इन हिज फेवर बाय द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट ने उसके हक में इंटरिम इंजंक्शन भी यानी टेम्पररी इंजंक्शन भी ग्रांट कर दी। कंप्लेनेंट फाइल्ड एप्लीकेशन बिफोर जस्टिस ऑफ पीस कंटेंडिंग डेट, क्यों जस्टिस ऑफ पीस के पास आया? डेट एक्यूज पर्सन यानी कि रिस्पोंडेंट जो सिविल केस में थे
tried to take possession of disputed land by force in violation of the interim injunction and caused injuries to his tenant and extended threats. ये यहाँ पर क्यों आए हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास कि वो ये कहता है कि ये जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने क्या किया है, वो ज़बरदस्ती डिस्प्यूटेड लैंड यानी कि जिस हवाले से सिविल मैटर लगा हुआ है, जिस हवाले से सूट है, उसकी पोजीशन लेने की कोशिश की है और उसके जो टेनेंट्स हैं उसको इंजरीज भी कॉज हुई यानी कि उनको मारा पीटा है। लेकिन यहाँ पर इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ, जस्टिस ऑफ पीस डिसमिस्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट। जस्टिस ऑफ पीस ने 22A-22B वाली जो उसकी एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया। और फिर क्या हुआ, कंप्लेनेंट फाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन and single judge refused interference in the order of justice of peace on the ground that complainant had an efficacious remedy available to him in the form of private complaint and could avail the same. कंप्लेनेंट ने फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर कर दी हाई कोर्ट के अंदर और वहाँ पर सिंगल जज ने सुना और सिंगल जज ने ये कहा कि जस्टिस ऑफ पीस ने बिल्कुल ठीक किया है और आप प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ जाएं अगर FIR दर्ज नहीं होती। वैलिडिटी अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट वाज ऑफ सिविल नेचर, कि जो डिस्प्यूट है वो एक सिविल नेचर का है रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ लैंड, किसी ज़मीन के कब्जे के हवाले से है। एंड इफ़ एनी इंजंक्शन ऑर्डर वाज वायलेटेड, और अगर कोई ऑर्डर इंजंक्शन का वायलेट हुआ है, कंप्लेनेंट हैड एफिकेशियस रेमेडी इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 CPC, उसके पास ये रेमेडी अवेलेबल है। कंप्लेनेंट हैड एलिजिड डेट, कंप्लेनेंट ने क्या बात कही यहाँ पर FIR दायर करने के लिए, कंप्लेनेंट हैड एलिजिड डेट एक्यूज पर्सन हैड बीटन हिज टेनेंट बट नो मेडिकल सर्टिफिकेट वाज अपेंडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। उसने ये कहा कि जो एक्यूज पर्सन है उसने इसके किराएदारों को, टेनेंट्स को मारा पीटा है, लेकिन कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। SHO हैड रिपोर्टेड डेट नो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाज कमिटेड, इस SHO ने बताया कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की। देयरफॉर जस्टिस ऑफ पीस वाज जस्टिफाइड इन डिसमिसिंग एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट, और जस्टिस ऑफ पीस ने भी फिर बिल्कुल ठीक किया कि FIR दर्ज नहीं करवाई क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं है। सिंगल जज हैड राइटली हेल्ड दैट देयर वाज अ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी ओवर पोजीशन ऑफ लैंड व्हिच कुड ओनली बी रिजॉल्व्ड इन एक्सरसाइज ऑफ which could not be resolved in exercise of constitutional petition, and that complainant had efficacious remedy in the form of private complaint and complainant could avail the same. Complainant had made an attempt to culminate a dispute of civil nature into criminal proceedings. इंट्रा कोर्ट अपील वाज डिसमिस अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो हुआ क्या, एक्चुअली सिविल कोर्ट में उसने इंजंक्शन ली, फिर इंजंक्शन की वायलेशन हुई तो रूल 2 सब रूल 3 के अंदर जाने के बजाय उसने FIR दर्ज करवाने की कोशिश की। FIR दर्ज नहीं हुई तो वो जस्टिस ऑफ पीस के पास गया। जस्टिस ऑफ पीस ने डिक्लेन कर दिया क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ था, उसके खिलाफ उसने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में भी कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, इसलिए कि क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये एक सिविल नेचर का मैटर है, पोजीशन ऑफ लैंड के हवाले से एक मैटर है, तो इसके लिए आपके पास, और अगर इंजंक्शन के ऑर्डर की वायलेशन हुई है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर उसी कोर्ट में जिसने इंजंक्शन का ऑर्डर किया है वहाँ पर रूल 2 सब रूल 3 की एप्लीकेशन दायर करें और जो वहाँ पर पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की हुई हैं वो पनिशमेंट्स उस शख्स को दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बड़ा डिटेल केस लॉ था। जब भी इंजंक्शन ऑर्डर की वायलेशन होगी तो आप रूल 2 सब रूल 3 के अंदर जाएंगे, ना FIR की तरफ जाएंगे, ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएंगे। एक और लास्ट में एक और केस है 2011 MLD 1449। ये किस हवाले से, अब ये भी तकरीबन वही चीज़ है। एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन वाज ग्रांटेड। प्लेंटिफ को टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दी गई। डिफेंडेंट इन वायलेशन ऑफ सेड इंजंक्शन ऑर्डर सोल्ड द शॉप इन डिस्प्यूट। शॉप के हवाले से ये मैटर था, ये सूट था, लेकिन डिफेंडेंट ने क्या किया, इंजंक्शन ऑर्डर की वायलेशन करते हुए प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया। On filing application by the plaintiff against the defendant for disobedience of injunction order, court below convicted the defendant to suffer 4 months simple imprisonment for committing willful violation of order of the court below. अब यहाँ पर क्या हुआ, अब एप्लीकेंट की गलती नहीं, वो सही कोर्ट में गया और रूल 2 सब रूल 3 के अंदर उसने डिसओबीडियंस के लिए दरख्वास्त लगाई, और लेकिन यहाँ पर अब कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया। कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्ट कर दिया, यानी कि सज़ा दे दी 4 मंथ्स के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में, वो भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर, यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, उसे सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। इन व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ रूल 2 सब रूल 3 ऑफ ऑर्डर 39, कोर्ट वाज नॉट कंपिटेंट टू कन्विक्ट द डिफेंडेंट इन डिसओबीडियंस या ब्रीच। एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, द कोर्ट कुड अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी और डिटेन हिम इन प्रिजन एज अ प्रिवेंटिव मेजर। डिटेन किया जा सकता है सिर्फ एज अ प्रिवेंटिव मेजर के लिए, रोकने के लिए कि वायलेशन ना हो। Even for awarding the penalty of attachment of the property and the detention in civil prison, a show cause notice upon the person guilty of disobedience was necessary। कि अगर एप्लीकेशन आती है कोर्ट के पास डिसोबीडियंस के हवाले से, तब भी कोर्ट डायरेक्टली अटैच नहीं करेगा प्रॉपर्टी, बल्कि जो शख्स जिसके खिलाफ एप्लीकेशन है डिसोबीडियंस की, उससे नोटिस इशू किया जाएगा, शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा।
impungent order of the conviction of the defendant was set aside and the matter was remanded to the appellate court for further proceedings with the matter in circumstances. तो ये जो कन्विक्शन का ऑर्डर था उसे सेट असाइड कर दिया गया, ठीक है। होप से यहाँ तक आपको डिसओबीडियंस ऑफ इंजंक्शन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। जब भी इंजंक्टिव ऑर्डर की वायलेशन होगी तो आप ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।